ममता की हार तेजस्वी को पड़ी मार, विपक्ष कमजोर हो गया बड़ा खेला। ममता की बड़ी हार पश्चिम बंगाल में हो चुकी है, लेकिन इस वजह से तेजस्वी को बड़ी मार पड़ गई है, क्योंकि तेजस्वी ने घूम घूम कर ममता के लिए रैलियां की। लेकिन अब तेजस्वी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि अब ना उनसे जवाब देते बन रहा है और ना ही विपक्ष को एकजुट रखने की रणनीति। ऐसे में अब क्या विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर हो गया है और क्या अब तेजस्वी का तेज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? आज बेबाकी से ये सवाल पूछेंगे। सवाल कई और भी होंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सवाल यह है कि ममता बनर्जी केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी के विधायकों के बीच इतना बड़ा चेहरा थी कि उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी खड़े दिखे और बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो हार गए और अब कैसे तेजस्वी और अखिलेश के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आने वाली है, ये बड़ा सवाल है। सवाल कई और भी हैं जिसे आज हम पूछेंगे। क्या खत्म होता जा रहा है तेजस्वी का तेज? ममता के हार का कारण क्या तेजस्वी भी रहे? तेजस्वी यादव अब क्या कमजोर पड़ते जा रहे हैं? विपक्ष को एकजुट कैसे रख पाएंगे तेजस्वी? ममता की हार से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष परेशान क्यों? ममता को तेजस्वी का साथ तो मिला, लेकिन ममता हार गई। कई और विपक्षी नेताओं का साथ भी ममता को मिला, लेकिन ममता फिर भी हार गई। विपक्षी नेताओं के समर्थन के बाद भी ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने में नाकाम साबित रही। ये न केवल एक अहम विपक्षी पार्टी के लिए तगड़ा झटका है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के प्रभाव पर भी पड़ सकता है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे के तौर पर भी ममता बनर्जी को देखा जा रहा था। ममता बनर्जी वो शख्स थी जो लालू प्रसाद यादव और उस समय विपक्षी गुट में रहे नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में कराने में सफलता हासिल कर चुकी थी। हालांकि सलाह दी गई थी जो मानी भी गई और इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक पटना में ममता की वजह से हुई थी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव में हार से ममता बनर्जी के सियासी कद को लगे झटके का राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है और तेजस्वी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको हर सवालों का जवाब देंगे कि ममता के हारने के बाद विपक्ष इतना कमजोर क्यों हुआ है, क्योंकि जिस इंडिया ब्लॉक का हमने जिक्र किया उसमें तमाम विपक्षी नेता थे जो ममता का साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही विपक्ष कमजोर हुआ ममता हार गई। ममता की हार से विपक्ष कमजोर। तृणमूल कांग्रेस केंद्र में तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। साल 2024 के लोकसभा में विपक्षी दलों में उनसे ज्यादा सीटें केवल कांग्रेस यानी 99 और एसपी यानी समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी। टीएमसी को उन चुनावों में पश्चिम बंगाल की 42 में से 29 सीटों पर जीत मिली थी, यानी अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था। हालांकि इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि इस जीत के साथ ही बीजेपी अब पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर भी सेंधमारी की कोशिश करेगी जब 2029 लोकसभा चुनाव होगा। ममता बनर्जी एक बड़ी नेता है और उनकी पार्टी की हार विपक्ष को अब कमजोर करेगी और विपक्ष की कमजोरी से बीजेपी लगातार ताकतवर होती जा रही है, क्योंकि विपक्षी दलों में एकता नहीं है। यह स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। एसआईआर को लेकर भी विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया और ममता बनर्जी को एसआईआर के मुद्दे पर सिरदर्द समझ लिया। ये सारे दल वैचारिक तौर पर अलग थलग नजर आए। विपक्षी दलों के लिहाज से बात करें तो इन चुनावों में केवल कांग्रेस थोड़े फायदे में रही है। केरल में कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ ने सत्ता में वापसी कर ली, हालांकि असम में उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा, जबकि तमिलनाडु में बीजेपी के विरोध में खड़े डीएमके नेता एमके स्टालिन की बड़ी हार हो गई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष कमजोर हुआ है, नेता हार गए हैं। बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर बांग्लादेशी नागरिकों को शरण देने और भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगाए थे। तमिलनाडु में भी बीजेपी और डीएमके के बीच कभी हिंदी तो कभी सनातन के नाम पर विवाद होता रहा और हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी जीत गई। इन अहम मुद्दों को भुनाने में वो कामयाब रही। हालांकि बीते कुछ साल में कई राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद विपक्षी दल केंद्र के स्तर पर कमजोर हुए हैं। हाल के सालों में बीजेपी ने करीब 3 दशक बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की है, जबकि कुछ दिन पहले बिहार में सम्राट चौधरी के तौर पर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे लग रहा था कि बीजेपी काफी मजबूत होती जा रही है
और अब उस पर मुहर लग गई जब पश्चिम बंगाल भी बीजेपी ने जीत लिया। बीजेपी के पास अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम जैसे कई राज्यों में सरकार है। इसके साथ ही बिहार जैसे कुछ राज्यों में उसकी गठबंधन सरकार भी है। पश्चिम बंगाल में जीत ने बीजेपी के लिए नया दरवाजा खोल दिया है। अब बीजेपी उन राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरे मनोबल के साथ आगे बढ़ सकती है जहां उसे कमजोर माना जाता है। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक और राजनीतिक विश्लेषक डीएम दिवाकर कहते हैं कि इस जीत से बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा। इस हार के बाद विपक्ष को खुद पर फिर से विचार करना होगा, यानी ममता की हार के बाद। संसदीय राजनीति में अवसरवाद इतना हावी है कि सब अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए विपक्ष को अपने अपने बारे में सोचना होगा, क्योंकि विपक्ष या तो क्षेत्रीय दल टुकड़ों में बढ़ चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार कमजोर हुआ है, जिससे बीजेपी को ताकत मिली है और बीजेपी हर एक राज्य में जीतती जा रही है। अब आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और अगर ऐसे ही विपक्षी दल बिखरे रहे तो आगे आने वाले समय में बीजेपी का ही सीएम उत्तर प्रदेश में भी बन जाएगा। विपक्ष के सामने क्या है रास्ते? 23 जून 2023 को पटना में साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। पटना की मीटिंग में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता शामिल हुए थे। इस बैठक के कुछ ही महीने बाद नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी गुट का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी से हाथ मिला लिया था। यह विपक्षी गठबंधन के लिए पहला बड़ा झटका था। इसके बाद बाकी के विपक्षी दलों के बीच भी लोकसभा चुनाव में पूरी एकता नहीं देखी, यानी दिल्ली से लेकर पंजाब और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक विपक्षी एकता में दरार देखने को मिली और देखने को मिला कि किस तरीके से बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला और बीजेपी ने विपक्ष को पीछे छोड़ते हुए अपनी सरकार पश्चिम बंगाल तक बना ली। हार से विपक्ष का मनोबल टूटा। पश्चिम बंगाल की हार से अब विपक्ष का मनोबल टूट चुका है, लेकिन विपक्ष अगर सकारात्मक हो जाए और बिहार में हार के बाद जिस तरह निष्क्रिय होकर बैठ गया है वैसा ना करे तो उसके लिए बेहतर होगा। यह सलाह विपक्ष को दी जा सकती है। ममता बनर्जी के मामले में एंटी इनकम्बेंसी थी और बीजेपी जिस तरह से आक्रामक थी, ममता को हार मिली। विपक्ष के सामने एक बड़ी समस्या है कि आखिर वो बीजेपी से कैसे निपटे, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी में बिहार में लड़ाई देखी जा चुकी है और अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसी लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रही तो देखेंगे कि पश्चिम बंगाल जैसा हाल उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दलों की ताकत एक साथ नहीं देखने को मिली है, जिसका असर यह रहा कि बीजेपी ने असम, पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बना ली है। तेजस्वी के लिए खड़ी हुई बड़ी मुश्किल। अब बात सिर्फ तेजस्वी की करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में तेजस्वी के लिए भी काफी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। बिहार के अंदर एमएलसी इलेक्शन होने हैं और अगर उसमें भी तेजस्वी की फजीहत हुई तो बिहार के अंदर पूरा विपक्ष सिमटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी ने पश्चिम बंगाल के अंदर रैलियां की थी वो रैलियां तेजस्वी की काम नहीं आ पाई हैं और तेजस्वी यादव की किरकिरी इस वक्त काफी हो रही है। एक तो तेजस्वी यादव के विधायक अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात खुद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह चुके हैं और तो और सम्राट चौधरी जब 7 तारीख को बैठेंगे तो कैबिनेट का विस्तार होगा। अब इन कैबिनेट विस्तार में किन विधायकों को जगह मिलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्या उसमें आरजेडी के भी कुछ विधायक होंगे जो आरजेडी को छोड़कर एनडीए में आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी तेजस्वी यादव के हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में तेजस्वी से सवाल तो पूछे जाएंगे कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी के लिए क्या रणनीति है और तेजस्वी कौन सी रणनीति पर काम करने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपनी किरकिरी इन पश्चिम बंगाल चुनाव में कराई है उसके बाद तेजस्वी यादव मुंह छिपाए घूम रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद एक तो ट्वीट तेजस्वी यादव ने जरूर किया होता, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट आया तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ ठीक नहीं हुआ और राजनीति को बीजेपी पाताल लोक में ले जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव का जब हम आपको अभी तक खबर बता रहे हैं तो कोई भी ट्वीट सामने नहीं आ पाया है, जिससे दिखाता है कि ना तो तेजस्वी यादव के पास कोई रणनीति है और ना ही विपक्ष को एकजुट रखने का कोई बड़ा प्लान।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।